मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना अजीब इंसान नहीं देखा था जितना अजीब इंसान मेरा देवर था। और अजीब बात तो ये थी कि वह बहुत ही कम उम्र था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। जब मेरी शादी उस घर में हुई तो शादी की रात मुझे पति ने कहा कि मैंने अपने भाई को अपनी औलाद की तरह पाला है, क्योंकि मैं उससे पूरे 12 साल बड़ा हूँ। तुम भी उसका हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे ससुर भी थे और मेरी एक नंद भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका घर बिल्कुल उसी गली में था, इसलिए वह अक्सर आती जाती रहती थी या फिर अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाती थी। घर में रौनक लगी रहती थी, ऐसी बात नहीं थी कि घर अकेला था। मेरा पति भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन मेरे देवर ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी। वह मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, और खुश तो खैर सभी लोग थे, क्योंकि सबका कहना था कि इस खानदान की सबसे खूबसूरत बहू है। किसी के घर में इतनी प्यारी बहू तो क्या बेटी भी नहीं है, क्योंकि ये लोग ज़रा गरीब थे और गांव के थे। अभी भी इनके घर में गांव वाली परंपराएं चल रही थी। मेरे पति के पास तो बड़ा वाला फ़ोन भी था और उसकी किराने की दुकान थी। वे कहता था कि मैंने बड़े फ़ोन का क्या करना है, सारा दिन लोगों का सौदा सेल्फ देते ही गुजर जाता है। ऐसे में फ़ोन देखने का वक्त ही नहीं मिलता, फिजूल है ये खर्च ही। मेरे पास फ़ोन था, लेकिन उसे मेरे फ़ोन में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये लोग बहुत ही सादे थे। मेरा देवर बहुत खुश था, जैसे कि घर में होता है। जब नई बहू आती है तो नंद या देवर उम्र में थोड़े कम हो तो वे उनके लिए आगे पीछे फिरते हैं। और ये भी मेरे बहुत ही नाज नखरे उठा रहा था, और मैंने भी सोच लिया था कि हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। छोटा है तो इसका इतना हक तो बनता है। फिर जब मैंने घर के काम करने शुरू किए तो मैं सुबह उससे पूछती थी कि वह नाश्ते में क्या खाएगा। वैसे तो इस घर में चाय के साथ पराठा खाया जाता था, लेकिन कभी कहता कि मुझे आमलेट बना दे, तो कभी कहता मैंने वे वाला अंडा खाना है जो ऊपर से गुलाबी रंग का होता है, यानी कि हाफ फ्राई। मैं उसकी छोटी छोटी फरमाइशों को मान लेती थी और वे इसी में खुश रहता था। लेकिन वे एक अजीब सी चीज़ घर में लेकर दाखिल हुआ और हम लोग हैरान रह गए। यहाँ पर गांव का माहौल तो ज़रूर था, लेकिन इस चीज़ का यहाँ क्या काम था। वे एक गधी थी। आजकल गधी भी कौन सी सस्ती मिलती है। वे काफ़ी सारे पैसे भर के उसे खरीद के लाया था। उसने कहा कि मैंने ये पैसे खुद जमा किए थे और मैं उसको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि रोज़ सुबह उठकर दूध पी सकूँ, क्योंकि वे कहता है कि उसका दूध पीने से मर्द का कद जल्दी लंबा होता है और वे ताकतवर भी हो जाता है। मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है। सब लोग मुझे बच्चा समझते हैं। उनकी बातों पर सब लोग हंस पड़े थे कि ये तो वाकई बच्चा है। लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो अच्छी चीज़ ले आया है। लेकिन एक बात मुझे अजीब लग रही थी। फिर मैं उसके बारे में खुद अच्छी तरह नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि गधी का दूध भी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता हो। कानून बीमारी तौर में लोग कभी भी शराब से भी इलाज करते हैं, जबकि शराब तो होती ही है नुकसान की चीज़। लेकिन इस तरह से बिना वजह गधी का दूध पीना मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। मैंने अपने देवर को इस बारे में समझा कर क्या करना था। उसे पता होता तो लेकर ही ना आता। पति से बात की तो वह पति कहने लगा कि उसके पीछे मत पड़ो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अगर बाबा ने ये बात मान ली तो फिर यही होगा। अगर वे इसे रोकते तो वे फिर रोक सकते थे, जब उन्होंने नहीं रोका तो हम क्यों रोकेंगे। सब बातें करेंगे और कहेंगे कि बहू आई है तो छोटे देवर के पीछे पड़ गई है। वैसे भी ससुराल में अकल बांटना जुर्म ही समझा जाता है, इसलिए मैं भी खामोश हो गई और मैंने कहा ठीक है। सुबह सुबह ही मैं उठ जाया करती थी। सबका नाश्ता बनाना होता था। सबसे पहले मेरे ससुर घर से निकल जाते थे और उसके बाद मेरे पति जाकर पहले टाइम दुकान खोलते थे। यहाँ लोग सुबह सवेरे ही जाग जाते थे और बाजार से खरीदारी करने के लिए आ जाते थे। देवर उठता और गधी का दूध निकाल के निहार मुंह उसको पीना शुरू कर देता। मुझे तो दूर से देखकर ये भी अजीब लगता था, लेकिन पति ने कहा था कि मुझे इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं खामोश थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ, तो कहने लगा कि नहीं, पहले मैं ये दूध पीऊँगा, उसके 2 घंटे बाद नाश्ता करूँगा, और कमरे में चला गया। आजकल वे काफ़ी खुश था। छोटे लड़कों को ये बहुत शौक होता है कि वे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, लेकिन मेरे देवर के बड़े होने में 1-2 साल ही तो रह गए थे। वैसे इस घर में वे सबका लाडला था, जो भी चाहता था उसे मिल जाता था। उसने अपने कमरे में एक कंप्यूटर भी रखा हुआ था, जबकि उस इलाके में ज़्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए बच्चे उसके पास आते जाते रहते थे और वे बच्चों को मेमोरी कार्ड में फिल्में डालकर दिखाया करता था। इस तरह उसने
पैसे जमा करके ये गधी ले ली थी और उसने कहा था कि इसका ख्याल भी रखूँगा और उसके सारे काम भी मैं खुद करूँगा, किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये तो अच्छी बात थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा पति अच्छा था लेकिन पूरा दिन काम में बिजी रहता था। हमारी शादी तो सिर्फ इसलिए हुई थी कि घर में एक औरत आ जाए जो घर के काम करे, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी शादी हुई है। ना मैं अपने पति के साथ कहीं सैर करने जाती थी, ना हम लोग कहीं खाना खाने जाते थे। वह तो मेरे माँ बाप के घर भी नहीं आता था क्योंकि फिर उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। माँ बाबा भी समझते थे कि दुकानदार इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, उसकी छुट्टी नहीं होती, छुट्टी करता है तो नुकसान होता है। फिर तो वे मुझे दुकानदार लड़के से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बस यही सब कुछ रह गया था। पूरा दिन घर के काम करो और रात को सो जाओ। अपनी ननद से कभी कभी मिलने जाती थी, कभी वे आ जाती थी, लेकिन वे बेचारी भी मेरी तरह दुखों की मारी हुई थी। उसके 4 बच्चे थे जो शादी के 10 साल में ही पैदा हो गए थे। वे भी हमेशा बिजी रहती थी। उसके घर जाती तो कभी किचन में खड़े होकर उससे बात कर रही होती, तो कभी कपड़े धोते धोते हम लोग कोई बात कर लेते। पर एक दिन घर में एक बहुत ही अजीब बात हो गई थी। मैंने अपने देवर को अपने कमरे में जाते हुए देखा। वहाँ से वे कुछ चोरी चोरी लेकर जा रहा था और उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरे कमरे में सामान बिखरा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा कि मेरा पति तो सुबह सुबह चला जाता है और सुबह तो सब ठीक था, पर ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे कमरे में किसी को तलाशी ली हो। फिर वह मंजर मेरे सामने आया जब मेरा देवर चोरी चोरी कोई चीज़ छुपा कर अपने कमरे में जा रहा था। मैं काफ़ी हैरान थी। अपनी चीज़ों को चेक करने लगी कि मेरी कौन सी चीज़ गायब है। अभी शादी हुई थी तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी और मुझे याद था कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मैं कोई 4 बच्चों की माँ थोड़ी थी जो चीज़ रख कर भूल जाती, इसलिए मुझे पता था कि मेरी कौन सी चीज़ किस जगह पर पड़ी है। चीज़ें तो सारे कमरे में ही थी, फिर ये तलाशी लेने का क्या मकसद था। खैर मैंने कहा कि छोड़ो, बच्चा है, उसे कुछ कहूँगी तो कहेगा कि भाभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन जब मैंने उसके कमरे की सफाई की तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। वह चीज़ कोई और नहीं बल्कि मेरी तस्वीर थी। ये मेरी शादी की तस्वीर नहीं थी बल्कि मैं अपने घर से अपनी तस्वीरें लाई थी। इस तस्वीर में मेरे चेहरे का बहुत ही क्लोज शॉट आया हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने वो तस्वीर वापस वहीं पर रख दी और सोचने लगी कि उसने मेरी तस्वीर क्यों उठाई है। रात को सब बैठकर खाना खा रहे थे। मेरे ससुर और पति भी मौजूद थे। मेरी नंद भी आई हुई थी। जब मेरे ससुर ने मेरे देवर से पूछा कि और भाई, भाभी पसंद आ गई है ना, तंग तो नहीं करते भाभी को, तो मेरे देवर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि ये मेरी भाभी थोड़ी है, ये तो मेरी माँ जैसी है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। मेरे ससुर ने कहा कि अगर आप मानो तो बड़ा भाई बाप जैसा ही होता है और फिर बड़े भाई की पत्नी तो माँ जैसी होती है। माँ तो है नहीं, इसलिए भाभी में ही माँ नजर आएगी। अच्छी बात है, अगर उसे अपनी माँ की जगह समझता है तो इस बात पर सारे खुश हो गए और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि उससे शायद मेरी तस्वीर इसलिए उठाई थी कि वह मुझे अपनी माँ समझता था। मैं भी तो एक माँ की तरह ही उसके कपड़े धोती थी, उसके लिए नाश्ता बनाती थी, उसके कमरे को साफ करती थी और कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। उससे पूछ लेती थी उसे किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। मुझे ये मेरे सवाल का जवाब मिल गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन मेरी ननद घर आई हुई थी। उसने कहा कि आज खानदान में शादी थी। मैंने अपने बच्चों को भी अपने पति के साथ भेज दिया। खुद पीठ दर्द का बहाना करके यहाँ आ गई हूँ ताकि थोड़ा आराम कर सकूँ। मैं हैरान थी, औरत बेचारी को 2 घंटे आराम करने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम आराम करो, मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। थोड़ी देर तो वो सोती रही लेकिन फिर बाहर आ गई। उसने कहा कि नींद ही नहीं आ रही है। जब मौका मिलता तो नींद नहीं आती। हम दोनों बाहर बैठे थे और संतरे खा रहे थे। जब दरवाजे की बैल बजी, दरवाज़ा खुला तो कोई बंदा वहाँ पर एक टोकरी देकर चला गया। उस टोकरी को देखकर हम दोनों ही आगे बढ़े। बड़ी खूबसूरत लाल रंग की टोकरी बनी हुई थी जिसके अंदर महंगी चॉकलेट्स थी। एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट था और एक मोबाइल भी था। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें भी, जो चीज़ें लड़कियां इस्तेमाल करती है। ऐसी चीज़ों को देखकर तो किसी भी औरत का मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उस बंदे को हमने कहा कि ये हमारे घर का नहीं है, हो सकता है किसी और ने मंगवाया हो। उसने कहा कि नहीं, आपके घर का ही है, किसी ने मनारा नाम की लड़की ने लिए मंगाया है। ननद ने टोकरी उठा ली। उसने कहा कि भाभी ये तो आपके लिए है ना, क्या हो गया है आपको। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि ये भेजा किसने होगा। भेजने वाले ने तो अपना नाम भी ना लिखा
था और मैंने कहा कि किसने भेजा होगा, लगता है कि भाई ने भेजा है। आज आपकी सालगिरह तो नहीं है। मैंने दिल में सोचने लगी कि अगर मेरी सालगिरह भी होती तो मेरा पति कभी भी मेरे लिए इस तरह से तोहफा बनाकर नहीं भेजता। इतना महंगा तोहफा मेरे लिए कैसे भेज सकता था। उसके अंदर जो फ़ोन था वे भी कम से कम 20,000 का था और आज भी वैसे भी मेरी सालगिरह नहीं थी। मैंने अपनी ननद से झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है। आज मेरी सालगिरह है लेकिन तुम्हारे भाई को तो पता ही नहीं है। ये मेरी एक कज़िन ने भेजा होगा। वे कल मुझे फ़ोन पर कह रही थी कि तुम कल बहुत हैरान होने वाली हो और मैं उसकी बात नहीं समझती थी। वह बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ मेरे नाम किसने भेज दिया। मेरी ननद भी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मेरी बात का उसे पूरी तरह से यकीन ना हुआ हो। लेकिन बहरहाल फिर उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे मोबाइल उसी को देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पहले से मोबाइल था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति भी मुझे सवाल करे। पूरा दिन सोचती रही कि ये सब कुछ किसने किया है और ये सब किसने भेजा है। अपनी एक दो दोस्तों से भी बात की, बातों बातों में उनसे पूछने की कोशिश की कि उन्होंने मेरे लिए कोई चीज़ भेजी है। मेरी 2-3 दोस्तें तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वे भी कोई इतनी अमीर नहीं थी कि मेरे लिए इतनी महंगा गिफ्ट सजा कर भेज दे। अगर सारी चीज़ों को पैसे मिलाए जाए तो कम से कम 30,000 का खर्च किया गया था। और सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर इतनी अकल किसके अंदर थी कि जब किसी से कोई मोहब्बत का इजहार करना हो तो इस तरह से गिफ्ट भेजे जाते हैं। टोकरी में सजाकर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है। ये सब कुछ तो बड़े अमीर लोगों के लिए चोचले होते हैं। इस बात को छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर सिर्फ मैंने ही ये सब रिसीव किया होता तो मैं इसको कहीं छुपा देती, लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरी नंद ने देख लिया था। वह जैसी भी थी तो मेरी नंद थी ना। मैंने उसको फ़ोन भी दे दिया। अब वह हर किसी को दिखाती और कहती कि ये मुझे मेरी भाभी ने दिया है। पता नहीं किसने ये सब कुछ मेरे नाम पर भेजा था, लेकिन इस मोहल्ले में कोई और इस नाम की लड़की भी तो नहीं रहती थी जिसका नाम मेरे नाम जैसा हो और उसकी चीज़ धोखे से मेरे पास आ गई हो। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, लेकिन ये सब कुछ तो अब हो गया था। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि मेरे नाम पर एक और चीज़ आई और इस बार ये चीज़ ऐसी थी कि उसके बारे में झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि मेरी बहन या मेरी किसी कज़िन ने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि ये और कुछ नहीं फूलों का गुलदस्ता था। वे भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगे फूलों का। उसके अंदर मेरा नाम भी था और मेरे लिए किसी ने भेजा था। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब ये सब कुछ मेरे पति ने देख लिया, क्योंकि वे घर में ही मौजूद थे और उसका कहना था कि ये तुम्हारे नाम पर किसने भेजा है। मैंने कहा कि मेरी किसी दोस्त ने भेजा है, तो मेरे पति ने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे नाम पर फूल क्यों भेजेगी, ये बिना वजह। मैंने कहा कि उसका दिल कर रहा होगा तो उसने भेज दिया होगा। उसने कहा कि कौन सी ऐसी दोस्त है तुम्हारी, बात करवाओ मेरी उससे। मैं अचानक किसी से उसकी बात नहीं करवा सकती थी। अगर मैं अपनी दोस्त को कहती कि मेरे लिए झूठ बोलो तो वह बोल भी देती, पर यूँ अचानक तो बात नहीं करवा सकती थी। तो मैं आनाकानी करने लगी। मेरे पति के दिल में ये बात आ गई थी कि उसने कहा कि देखो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे पता है, और मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं था। तुम्हारे माँ बाप ने हमारे घर की शराफत देखी थी और उसी शराफत का बोझ तुम्हारे कंधों पर भी बहुत है। तुम जो कहती हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं माफ़ नहीं करूँगा और तुम जो कुछ भी कर रही हो वे मत करो। मैंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी पति का कहना था कि देखो तुम इस घर में आई हो तो तब से ही इस तरह की हरकतें शुरू हुई है। पहले तो यहाँ कोई गलती से फूल नहीं देकर जाता था, इससे पहले भी यहाँ एक गिफ्ट आया है और मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर मैं कुछ बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरे पति ने मुंह बना लिया और उसको मनाने के लिए मुझे न जाने कितने जतन करने पड़े। बात तो ठीक थी, मर्द कभी बेवकूफ़ नहीं होता। ऐसे कौन किसी के घर कोई चीज़ भेजता है, वे भी 2 बार। दिक्कत ये थी कि मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि जो शख्स ये डिलीवरी करने आता था उसका काम तो डिलीवरी करना था। अगर मैं उससे पूछती तो वे भी ये बात नहीं बताता, क्योंकि वह सामान भेजने वाला उसे जैसे कहता है वह वैसे ही लोग काम करते हैं। ये तो उनकी नौकरी
होती है उन्हें अपनी नौकरी करनी होती है। उससे पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं काफ़ी परेशान थी कि कहीं इस गलतफहमी की वजह से मेरा घर ही ना बर्बाद हो जाए। मुझे किसी न किसी से तो बात करनी ही थी। तो मैंने ये सारी बातें अपनी बहन को बता दी। मेरी बहन भी परेशान हो गई। उसने कहा कि दीदी, आपके पीछे कोई पड़ गया है, किसी ने आपको देख लिया है और वह आपका दिल जीतने के लिए गिफ्ट भेज रहा है। मैंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं देखा। जब से मेरी शादी हुई है मैं कहीं बाहर आई गई नहीं हूँ, बस मम्मी के घर या फिर अपनी ननद के घर जाती हूँ। और उसके बाद इसके घर तो कोई इस तरह का जवान लड़का नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे और उसका पति था, या फिर उसकी सास ससुर भी नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरे पति का रवैया किसी तरह मेरे साथ ठीक हो गया था। मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि अच्छा, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। अगर मैं उससे कहती कि गलती हो गई तो फिर वे यही समझ लेता कि मैंने कोई गलती की है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी थी, मेरा पति घर नहीं था। दोपहर में सबको खाना देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती थी। मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि दिल में एक डर सा भी था कि कोई फिर से ना आ जाए। मैंने अपने कमरे से आगे जाली का पर्दा लगाया था। जाली के पर्दे में से आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं झांक सकता था। मैं पर्दे से बाहर देख रही थी। बिल्कुल सामने मुझे घर का दरवाज़ा नजर आ रहा था। जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं उठने लगी तो मेरा देवर दरवाजे की तरफ चला गया। मैं वहीं पर रुक गई। मैंने सोचा कि खुद ही देख लेगा कि कौन आया है। हो सकता है मोहल्ले से कोई औरत आई होगी, मुझे काम होगा तो वो मुझसे बता देगा। पर सामने का मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गई। सामने वही डिलीवरी वाला लड़का था और इसमें इस बार फिर से वह कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आया था जो मेरे देवर ने ले लिया था। मेरा दिल घबराने लगा कि अब ये गिफ्ट लेकर मेरे पास आएगा और कहेगा कि भाभी, आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, यानी कि उसको ये भी बात पता चल जाएगी। मैं जल्दी से बाथरूम में चली गई कि अगर वे कमरे में आया तो मुझे ना पाकर यहाँ से वापस चला जाएगा, लेकिन वे मेरे कमरे में आया ही नहीं। मुझे किसी भी हलचल की आवाज़ नहीं आई। मैं थोड़ी देर के बाद बाहर चली गई तो वे शायद अपने कमरे में जा चुका था। इस टाइम वहीं पर घर पर होता था। मेरे ससुर भी काम पर होते थे। वे किसी अड्डे पर बैठकर टिकट वगैरह काटा करते थे। बस अब मेरा पति भी दुकान पर होता था। फिर मैंने सोचा कि वे चीज़ कहाँ गई। वे तो मुसीबत का पिटारा था। अच्छा हुआ कि उसने अपने पास ही रख लिया। लेकिन ये तो हो सकता है कि वे मुझसे बाद में मुझसे सवाल करता, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। और ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मुझे कुछ शक हो रहा था क्योंकि मैंने अपने देवर को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था और जो मेरे कानों में सुना था उसके बाद मैं इतनी हैरान रह गई थी जितनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। हमारे पास एक ही रास्ता था, मुझे पता लगाना था कि मेरा देवर क्या कर रहा है। वे रोज़ सुबह गधी का दूध पिया करता था। वे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही तारीफ़ करता था और मेरी तस्वीर उसने अपने कमरे में लगा रखी थी। उसका क्या मतलब हो सकता था, इन सारी बातों पर मेरा ध्यान कभी नहीं जाता था और मैं इन सारी बातों को नॉर्मल ही समझती थी। लेकिन जो मैंने अपने कानों से सुना था वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। एक दिन मैंने प्लान बना लिया और मैं अपने देवर के कमरे में ही छुप गई। कोई मुझे बुला भी नहीं सकता था, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह तमाशा बच जाएगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं अपनी नन के पास गई। मैंने कहा कि मैं ज़रा अपने घर जा रही हूँ, घर को देख लेना। उसने कहा कि ठीक है। मुझे पता था कि वह कुछ नहीं देखेगी, लेकिन मैं उसे बता कर ही जाया करती थी। अगर कभी अकेली जाती तो क्योंकि मेरा मायका भी यहाँ से करीब ही था, मैं पैदल जा सकती थी। मैं वापस घर आ गई और अपने देवर के कमरे में छुप गई। वह कमरे में नहीं था तो मैंने देखा कि इस बार जो सामान आया था वह उसके कमरे में ही पड़ा हुआ था और उसने अभी तक मुझसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था, जबकि उसमें भी मेरे नाम का ही कार्ड था। उसके अंदर तो 2-3 मोबाइल थे और भी महंगी महंगी चीज़ें थी। उसको सजाने वाले से लगता था 2-3 लाख रुपये खर्च किए थे। तो मैं हैरान ही रह गई थी। जब मेरा देवर कमरे में आया तो मैं पर्दे के पीछे छुप गई। उसे नहीं पता था कि मैं इधर हूँ। उसने जाकर कंप्यूटर ऑन किया और किसी से बातें करने लगा। मुझे मेरी नन ने बताया था कि उसने जिद करके ये कंप्यूटर लगवाया था। ये वह कह रही थी कि मेरे बाबा को मोबाइल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखना चाहते, इससे नस्ल खराब होती है।
मेरे देवर के पास फ़ोन था पर छोटा मोबाइल था जिससे वे सिर्फ कॉल कर सकता था, लेकिन उसने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए हॉट गर्ल की सारी वेबसाइट खोली हुई थी। उसने अपने अकाउंट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगा रखी थी। अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे मैसेज पर किसी से बातें कर रहा था और अगले शख्स के मैसेज भी मुझे नज़र आ रहे थे। वे कह रहा था कि मनारा डार्लिंग अपनी तस्वीर तो दिखाओ। मनारा तो मेरा नाम था। उसने इस व्यक्ति को मेरा नाम बताया हुआ था और यहाँ से लड़की के नाम पर अकाउंट बनाया था। जब उसने कहा कि तस्वीर तो दिखाओ, अब तो मैं तुम्हें गिफ्ट भी भेज चुका हूँ और तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये भी डाल दिए हैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए। अब अपना चेहरा तो दिखा दो। और फिर मेरे देवर ने वह हरकत की जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरा घर बल्कि मेरा ज़िंदगी तक, यहाँ तक इज्जत भी बर्बाद हो सकती थी। उसने मेरी तस्वीर उसको भेज दी। वे तारीफ़ों के पुल बांधने लगा और मेरा देवर हंसने लगा। उसके बाद उसने वॉइस मैसेज भेजा जिसमें ये लड़की की आवाज़ निकाल रहा था और इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे ये मनारा है और गधी का दूध ये इसलिए पिया करता था क्योंकि उसके गले में कोई परेशानी हो गई थी। उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसको लड़की की आवाज़ निकालने के लिए अपने गले को ठीक रखना था और इसे किसी वैद्य ने बताया था कि गधी का दूध पीने से उसका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर उसकी आवाज़ साफ़ हो जाएगी। मैंने पीछे से जाकर अपने देवर को बालों से पकड़ लिया और उसको 2 थप्पड़ मारे। इतना तो मेरा हक बनता था। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद वहाँ आ गई। शायद वे चेक करने आई थी कि घर में कोई काम तो नहीं है। उसने ये सब देखा तो हैरान रह गई। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और उसे ये भी याद करवाया कि उस दिन जो गिफ्ट आया था मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन वे भी यही सब कुछ था और इसी से जुड़ा हुआ था। मेरी नन ने भी देवर को मारना शुरू कर दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि ये यहाँ से भाग न जाए। शाम को उसकी ये सारी कारस्तानी मैंने अपने ससुर को और पति को सुना डाली। वे लोग भी हैरान रह गए। मेरा पति गुस्से में आग बबूला हो गया। कहने लगा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी पत्नी की इज्जत नीलाम कर दी। न जाने वे मेरी तस्वीर का कितने लोगों को भेजता रहा था और उन लोगों से बातें करता था और जब वे कहते थे कि अपनी तस्वीर दिखाओ तो मेरी तस्वीर दिखा देता था। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। वे जितने पैसे मांग रहा था उसको दे देते थे। तभी तो घर में मेरे नाम पर इतने सारे गिफ्ट आ रहे थे। तस्वीरें मेरी और भी दिखा दी थी। लड़की की आवाज़ निकालने के और मीठी मीठी बातें करने में वे वैसे ही माहिर हो गया था। मेरे सर में दर्द हो गया था और बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी तस्वीर देखकर लोगों ने न जाने क्या क्या सोचा होगा और वे तस्वीरें कहाँ से कहाँ चली गई होगी। मेरे पति का कहना था कि मैं तो इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि पुलिस के हवाले करोगे तो पुलिस वाले उसका क्या हाल करेंगे। वे भी माफिया मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं पैसे कमाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मेरी आवाज़ औरतों से मिलती थी और वह औरतों की बहुत ही अच्छी आवाज़ निकाल लेता था। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया था। मेरे देवर के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उसका कंप्यूटर भी बेच दिया गया था। उसने जो गधी रखी हुई थी उसे भी बेच दी गई थी। जो गिफ्ट उसको मिले थे वे सारे भी छीन लिए थे। जो पैसे उसके अकाउंट में लोगों से लेकर जो पैसे जमा किए गए थे वे सब भी उसने वापस ले लिए थे और उसको सब ने बारी बारी थप्पड़ भी मारा। यहाँ तक कि मेरी ननद के पति देव ने भी उसको नहीं छोड़ा। उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उसके बाद वे उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और मेरे पति ने कहा कि मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बार बार गुस्सा आता है। इसने तो मेरी पत्नी की इज्जत को तकरीबन नीलाम ही कर दिया था। अब या तो आप इसको घर से निकालने का कोई इंतज़ाम कर दे या फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे ससुर का कहना था कि ये पहले से ही बिगड़ा हुआ है और इसे घर से निकाल देंगे तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तुम लोग एक काम करो, ऊपर वाली मंजिल पर तुम लोगों के लिए एक कमरा बना देता हूँ। मेरे ससुर ने ऐसा ही किया। हमारे लिए ऊपर 2 कमरे बना दिए और रास्ता भी अलग कर दिया। मेरा काम अब सिर्फ इतना था कि मैं अपने ससुर और देवर के लिए खाना बनाकर ट्रे में डालकर नीचे भेज दिया करती थी। बाकी मैं उनके सामने नहीं जाती थी, अपने घर में रहती थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। अभी भी सोच सोच कर दिल धड़कने लगता है। ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ही हमारी इज्जत की सुरक्षा करने वाला है। जो हो गया सो हो गया, पर भगवान ना करे कि इससे ज़्यादा कुछ हो।
तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।